हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग गांधी जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे। उसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में थोड़ा सा एक दो फैक्ट्स और मैं चाह रहा था। कल मैंने गांधी जी के बेटा के नाम में चार बेटे थे उनके, तो शायद मैंने हीरा लाल बोल दिया था। उनके बड़े बेटा का नाम हरीलाल था, मनीलाल सेकेंड बेटे का नाम था, और रामदास थर्ड बेटे का नाम था, और देवदास चौथे बेटे का नाम था। ये चार उनके पुत्र थे। ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखेंगे। कल मैंने बताया ही था कि 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका में डरबन नामक जगह पर गए थे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में डरबन है, वहीं वो गए थे। यह मैंने आपको बताया ही था। उसके बाद 1901 में ये भारत वापस आए थे और कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने, आप कह सकते हैं कि भाग लिया था। चाहे पहुंचे थे कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में, और वहां उन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन से दक्षिण अफ्रीका के संबंध में कुछ प्रस्ताव पारित करवाया था। ये सही बात है। और 1901 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे दिनसा वाचा। और फिर ये कलकत्ता से बंबई आए और बंबई में अपना एक विधि कार्यालय खोले थे। फिर ये यहां से लंदन की ओर चले गए, सॉरी अफ्रीका की ओर चले गए। एक और बात बता देते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम ही है, और सबसे पहले उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय जो है फॉर्म है और फिनिक्स क्या है, आश्रम है। इस चीज को अंतर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग गर्व हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म का ही स्थापना किया था। तो कभी कभी लोग परीक्षा में पूछ लेते हैं तो लोग टॉलस्टॉय फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन टॉलस्टॉय एक फॉर्म है जहां गांधी जी रहने के लिए बनाए थे, और फिनिक्स जो है आश्रम है। थोड़ा इसको ना आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए, आज हम लोग गांधी जी के एक चीज और जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि गांधी जी जब 1915 में आए तो उन्होंने अपना आश्रम बनाया था कुचरब में। कल मैंने चर्चा किया था कुचरब में, सत्याग्रह आश्रम जिसको कहते हैं। फिर जो है ये जो केंद्र है कुचरब जो है 17 जून 1917 को फिर चला गया साबरमती में। साबरमती नदी के किनारे चला गया। कुचरब का ही जो आश्रम था वो चला गया साबरमती नदी के किनारे, जिसको साबरमती आश्रम कहते हैं। और यहाँ पर गांधी जी 1930 तक रहे थे। और गांधी जी ने जब इस आश्रम को छोड़ रहे थे तो कहते हैं कि हम इस आश्रम में तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाए। गांधी जी जहां जन्म लिए थे जिस जगह पर, आज वहां पर कीर्ति मंदिर है। कल मैंने शायद कीर्ति भवन बोल दिया था, वहां पर कीर्ति मंदिर है। तो यह सब थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा। गांधी जी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गांधी जी का विचार, आइडियोलॉजी की हम बात करने जा रहे हैं। गांधी जी का विचार क्या क्या था? अगर गांधी जी का विचार देखा जाए तो गांधी जी के विचार पर सबसे ज्यादा प्रभाव जॉन रस्किन का था। जॉन रस्किन का गांधी जी पर सबसे ज्यादा प्रभाव था। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की जो प्रसिद्ध रचना है अनटू दिस लॉस्ट, उन्होंने पढ़ा था। अपने आत्मकथा में गांधी जी ने इस बात को माना कि मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो वह है जॉन रस्किन की पुस्तक ऑनटू दिस लॉस्ट, और यह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय पढ़ा था। जॉन रस्किन ने ऑनटू दिस लॉस्ट में लिखा है, व्यक्ति का कल्याण, जॉन रस्किन ने ऑनटू दिस लॉस्ट में लिखा है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। सबके कल्याण में निहित है। ये किसने लिखा था? जॉन रस्किन ने ऑनटू दिस लॉस्ट में लिखा कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। कहीं ना कहीं गांधी जी इस बात से काफी प्रभावित हुए, इस स्टेटमेंट से। और गांधी जी का जो सर्वोदय का आदर्श है वह कहीं ना कहीं इसी से, जो आप कह सकते हैं कि सर्वोदय का जो आदर्श है
वह इसी स्टेटमेंट से निकला है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। शारीरिक श्रम की जो प्रतिष्ठा है, आदर है, सम्मान है, वो गांधी जी ने रस्किन से ही सीखा था, अनटू दिस लॉस से ही सीखा था गांधी जी ने, शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा। तो यह जॉन रस्किन का गांधी जी पर क्या प्रभाव है वह मैंने आपको बताया। थोरो का भी गांधी जी पर काफी प्रभाव है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? जॉन रस्किन का। परीक्षा में पूछा जाए कि गांधी जी पर सबसे प्रभाव किस विचारक का है, तो जॉन रस्किन का है। थोरो से गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन सीखा था। जो गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया था भारत में, और करबंदी आंदोलन, वह कहीं ना कहीं गांधी जी ने थोरो से ही सीखा था। और टॉलस्टॉय, गांधी जी ने टॉलस्टॉय से क्या सीखा? तो टॉलस्टॉय का एक स्टेटमेंट था कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। टॉलस्टॉय कहते थे कि ईश्वर का राज्य जो है तुम्हारे भीतर है। कहीं ना कहीं ये टॉलस्टॉय, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो सबसे पहले टॉलस्टॉय फॉर्म बसाए थे, तो टॉलस्टॉय से तो काफी प्रभावित थे। तो ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ये टॉलस्टॉय कहते थे। और कहीं ना कहीं गांधी जी अहिंसक आंदोलन इसी टॉलस्टॉय के स्टेटमेंट से प्रभावित थे, अहिंसक आंदोलन। तो यह गांधी जी क्या जो विभिन्न विचारक है उसका क्या क्या प्रभाव है। गांधी पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है, गांधी पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। गांधी मार्क्स से भी प्रभावित थे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या गांधी जी के बारे में क्या क्या और चीज है। रामराज, गांधी जी रामराज की बात करते थे। गांधी जी रामराज की बात करते थे। रामराज का अर्थ हुआ सत्य और अहिंसा पर आधारित। रामराज के दो सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा, और गांधी जी का काफी बल रहता था। देखिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध चलाया था। खुद गांधी जी ने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका में जो मैंने दक्षिण अफ्रीका में जो मैंने राजनीति किया वह निष्क्रिय प्रतिरोध कहलाएगा, लेकिन वही भारत में सत्याग्रह कहलाएगा। और उन्होंने अंतर भी बताया कि निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में क्या अंतर है। निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में कहा कि गांधी जी ने यह राजनीतिक अस्त्र है, ये क्या है? राजनीति अस्त्र है। और सत्याग्रह के बारे में बोला कि यह क्या है? एक नैतिक बल है। सत्याग्रह क्या है? ये एक नैतिक बल है या नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ गांधी जी ने बताया कि सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने सत्याग्रह का अर्थ बताया कि सत्य के लिए आग्रह करना। सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। सत्याग्रह को उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल, सत्य अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। गांधी जी ने भारत में जो राजनीतिक प्रक्रिया अपनाया, विधि अपनाया, उसको सत्याग्रह कहा। वही दक्षिण अफ्रीका में उसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहा। निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में गांधी जी का कहना था कि राजनीतिक अस्त्र था, वही सत्याग्रह जो है नैतिक शक्ति है, जो सत्य के लिए किसी वस्तु का सत्य मानकर आग्रह करना। और यह सत्य और अहिंसा से उत्पन्न बल है। सत्याग्रह के बारे में गांधी जी बोलते थे। गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह का सबसे जो प्रभावी अस्त्र है वह है उपवास।
गांधी जी से पूछा गया कि सत्याग्रह आप कैसे प्राप्त कीजिएगा, सबसे प्रभावी अस्त्र क्या है, तो उन्होंने कहा उपवास, और उपवास को उन्होंने कहा अग्निवाण। उपवास पर गांधी जी काफी, फास्टिंग पर गांधी जी काफी बल देते थे। और सत्याग्रह के लिए अंतिम रणनीति क्या है, अंतिम अस्त्र हड़ताल है। लास्ट में हड़ताल कीजिए, शुरुआत में हड़ताल नहीं कीजिए, यह गांधी जी का कहना था। गांधी जी ने जो अपना पहला सफल सत्याग्रह चंपारण में किया था, ये तो मैंने जानते ही होंगे, और सब सत्याग्रह के लिए आत्मसम्मान पर वो काफी बल देते थे। आत्मसम्मान पर वो काफी बल देते थे सत्याग्रह के लिए। गांधी जी कहते थे कि आत्मसम्मान जो है वह सत्याग्रह के लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए विदेशी वस्तु का बहिष्कार, गांधी जी कहते थे विदेशी वस्तु का बहिष्कार उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। उनके साथ का तो अंग्रेजों के साथ, उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह गांधी जी का कहना था। गांधी जी ने कहा कि जो सत्याग्रह के लिए विदेशी वस्तु का बहिष्कार कीजिए, आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है, और यह उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। कारण यह है कि अगर विदेशी वस्तु का बहिष्कार कीजिएगा तो देशी उद्योगों का उत्पादन बढ़ेगा, और विदेशी लोगों का जो है, जो विदेशी अंग्रेज यह समझ लिए कि भारत जो है विदेशी वस्तुओं का एक बाजार है, वह उस पर जो है उन पर अटैक होगा, मतलब वह कमजोर होगा, यह था। गांधी जी परिवार नियोजन पर भी बल देते थे, परिवार नियोजन, और परिवार नियोजन के लिए वो बाहरी किसी कृत्रिम उपाय के विरोधी थे। वो कहते थे कि लोगों को आत्मनियंत्रण करना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखकर जो है परिवार नियोजन करना चाहिए, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। गांधी जी का जो राजनीतिक आदर्श है, आदर्श राजनीति का जो प्रतिमान है, कसौटी है, उसमें तीन चीज है, धर्म, नैतिकता और मानवता। गांधी जी का जो राजनीति का जो आदर्श है, प्रतिमान है, वह क्या है, धर्म, नैतिकता और मानवता, तीनों का मिला जुला एक रूप है। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ यह हुआ कि सत्ता जो है सबसे निचले तबकों के पास पहुंचना चाहिए, या ग्राम पंचायत पर पहुंचना चाहिए, और ग्राम पंचायत के पास शासन प्रबंध की क्षमता डेवलप करना या उसको अधिकार देना, यह गांधी जी ग्राम पंचायत को काफी महत्व देते थे। गांधी जी राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, मार्क्स की तरह राजविहीन समाज का स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे। गांधी जी क्या थे, एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे। गांधी जी क्या थे, एक व्यवहारिक आदर्शवादी थे। जिस तरह मार्क्स राज्य की बात नहीं करता था, मार्क्स जो है राज्य की बात नहीं करता था, वो दार्शनिक अराजकतावादी था। गांधी जी भी दार्शनिक अराजकतावादी थे। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे। गांधी जी कहते थे कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूं। गांधी जी क्या कहते थे, मैं एक सच्चा समाजवादी हूं। गांधी जी का यह कहना था कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूं, जो व्यक्ति के साथ साथ समाज के हित में काम करता है, जो व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित में काम करता है। गांधी जी कहते थे कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूं, और जो व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित में काम करता है। गांधी जी अन्याय और अत्याचार के काफी विरोधी थे। किसी भी प्रकार का अन्याय हो, अत्याचार हो, चाहे जातिगत अत्याचार हो, इसके भी वो विरोधी थे। जाति विहीन जो समाज है उसकी दशा में सुधार करना चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि हरिजन का जो सेवा करना है, वह जो है उनके लिए एक तरह से आप समझिए कि
गांधी जी का कहना था कि मैं अगर हरिजन सेवा नहीं करूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मतलब उसको अपने जीवन के लिए आवश्यक बना लिए थे। गांधी जी ने कहा था कि हरिजन सेवा करना, हरिजनों का सेवा करना मेरे लिए श्वास लेने के समान है, यह गांधी जी का। और कहते कि अगर मैं हरिजन सेवा नहीं करूंगा तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा। गांधी जी अन्याय और अत्याचार के काफी विरोधी थे, चाहे वो जाति के कारण अन्याय हो या किसी प्रकार का अन्याय हो। राज्य को इसलिए वो नहीं मानते थे कि राज्य सबसे बड़ा अत्याचारी है व्यक्ति के विकास में, तो इसलिए जो है वह राज्य का विरोधी थे। मार्क्स से वो प्रभावित थे, मार्क्स की तरह, लेकिन मार्क्स के वर्ग संघर्ष को नहीं मानते थे, सर्वहारा के अधिनायक को नहीं मानते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। गांधी जी सामाजिक न्याय के जो उदात्त सिद्धांत है उसको क्रियात्मक रूप देना चाहते थे, क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। गांधी जी जो थे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। गांधी जी ने एक बार लुई फिशर से कहा था, गांधी जी ने जीवनी लिखा था लुई फिशर। गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं, मैं सच्चा समाजवादी हूं। ये गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था। मेरे साम्राज्यवाद का अर्थ है, गांधी जी ने कहा था कि लुई फिशर से कि मैं सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाजवादी का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी जो कहते हैं कि लुई फिशर से, जो गांधी जी के जीवनीकार भी हैं, कि मैं सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक मिलती है। गांधी के समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक मिलती है और वह इस सिद्धांत, गांधी जी कहते हैं कि मैं उसी समस्याओं से जूझ रहा हूं जिस समस्या से वैज्ञानिक जो मार्क्सवाद है वो जूझ रहा है, उसी समस्या से मैं भी जूझ रहा हूं। और दोनों कहते हैं कि राज्य की सत्ता को नहीं मानना चाहिए, राज्य की सत्ता को नहीं मानना चाहिए। जो भावी आदर्श व्यवस्था है, जो राज्य व्यवस्था है, उसमें वह राज्य को नहीं मानते हैं, न गांधी मानते हैं और न मार्क्स मानते हैं। गांधी के समाजवाद में आप कह सकते हैं कि एक व्यक्तिवाद की झलक मिलती है। गांधी के समाजवाद में क्या झलक मिलती है? एक व्यक्तिवाद की झलक मिलती है और समाजवाद में और मार्क्सवाद की झलक मिलती है। ये गांधी के समाजवाद की विशेषता है। गांधी के समाजवाद में व्यक्तिवाद और समाजवाद में एक मार्क्सवादी। ठीक, गांधी के समाजवाद में व्यक्तिवाद और समाजवादी में वो मार्क्सवादी है। तो यह गांधी जी के समग्र विचार का जो एक तरह से आप कह सकते हैं यहां पर हमने वर्णन कर दिया। यह गांधी जी के विचार संबंधित जो प्रश्न है वो यहीं से आएंगे। कुल मिला के सारांश यही है, अगर इस टॉपिक को देखा जाए गांधी जी को, तो गांधी जी क्या थे? तो जॉन रस्किन थे, थोरो थे, टॉलस्टॉय थे और मार्क्स थे। यही चार लोगों से वो प्रभावित थे गांधी जी। जो गांधी जी के राजनीतिक विचार है, चाहे किसी भी प्रकार के विचार है, वह इसी से प्रभावित है। इस प्रकार से आज का जो गांधी जी संबंधित जो विचार है वह समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी संबंधित जो कुछ टॉपिक है, अन टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत होंगे। ठीक है, धन्यवाद।